नमस्कार, देवभूमि देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 51 क्विंटल फूलों से सवारा गया है केदारनाथ धाम। 22 अप्रैल को खुलेंगे केदारनाथ के धाम, यानी कि कल धाम खुल जाएंगे और कपाट सुबह 8 बजे खुलेंगे। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कपाट खुलेंगे। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए हैं और अब तैयारियों को आखिरी रूप दिया जा रहा है। 19 अप्रैल से उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और सबसे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुले हैं और इस बीच भी विधि विधान के साथ कपाटों को खोला गया है। इसके बाद केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल यानी कि कल सुबह 8 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। कपाट खोले जाने को लेकर सभी तरह की तैयारियां जोरों पर चल रही है और अब तैयारियों को आखिरी रूप भी दिया जा रहा है। खास करके केदारनाथ मंदिर को फूलों से सजा दिया गया है, दुल्हन की तरह सजाया गया है। करीब 51 क्विंटल फूलों का इस्तेमाल किया गया है। केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाने को लेकर तैयारियां अपने चरम पर है। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। श्रद्धालु भी लगातार दूर दराज से पहुंच रहे हैं और फिर चाहे पैदल मार्ग हो या फिर अन्य जरूरी सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं, सभी चीजों को दुरुस्त करने का काम प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। केदारनाथ धाम में श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं और इस बार केदारनाथ धाम को करीब 51 क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा है। हर बार की तरह इस बार भी वही सुंदर और खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिलेगी। तो कल सुबह का इंतजार सभी को है, जब सुबह 8 बजे का इंतजार जो है सभी कर रहे हैं, जब केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे और खास तौर पर इंतजाम भी किया गया है। और इसके बाद 23 अप्रैल को भगवान बद्री विशाल के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। तो 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और कल केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे और उससे पहले जो है अब तैयारियों को आखिरी रूप दिया जा रहा है और पूरे मंदिर परिसर को सजाया जा रहा है और अब 51 क्विंटल फूलों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है और खास तौर पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। श्रद्धालु वहाँ पर धीरे धीरे पहुँच रहे हैं और इस बीच जो है श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसको लेकर भी विशेष तौर पर इंतजाम किया गया है। तो केदारनाथ धाम के कल कपाट खुलेंगे और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले तैयारियों को आखिरी रूप भी दिया जा रहा है। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक यात्रा मार्ग को रोशन किया जा रहा है। यात्रा मार्ग पर 600 स्ट्रीट लाइट लगाए जाएंगे और आपको बता दें कि श्रद्धालुओं को आवागमन में कोई भी मुश्किल ना आए, कोई भी दिक्कतें ना आए, इसको ध्यान में रखते हुए ये तमाम इंतजाम किए गए हैं। ट्रैक रूट पे 200 सोलर लाइट्स भी लगाए गए हैं, डायवर्जन बोर्ड भी लगाए गए हैं ताकि डायरेक्शन को लेकर किसी को कोई परेशानी ना हो या फिर किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन ना हो। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यात्रा अब श्रद्धालुओं के लिए बहुत आसान हो, इसको लेकर भी खास इंतजाम है। श्रद्धालुओं के लिए 4 धाम यात्रा के लिए रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन भी हुआ है क्योंकि दूर दराज से देश विदेशों से श्रद्धालु पहुंच रहे, भक्त पहुंच रहे और अब तक 18 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। और केदारनाथ की अगर बात कर ली जाए तो 5,96,000 अब तक रजिस्ट्रेशन हुए हैं। बद्रीनाथ की बात कर ली जाए तो वहाँ पर 5,10,000 यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुए हैं। गंगोत्री में 3,06,000, तो वही यमुनोत्री में 2,98,000 अब तक रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और धीरे धीरे जो है ये आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। आस्था के 4 धाम जो है केदारनाथ, जो कि समुद्र तल से उसकी ऊंचाई जो है वो लगभग 11,755 फीट है। केदारनाथ का ये यात्रा जो है वो रास्ता है वो बहुत मुश्किल है, इसीलिए यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए विशेष तौर पर इंतजाम किया गया है। यात्रा से पहले अपना चेकअप करवाएं और इसीलिए अलग अलग जगह पर चेक पॉइंट्स पर जो है हेल्थ यहाँ पर सेंटर्स भी लगाए गए हैं कि वहाँ पर किसी तरह की कोई परेशानी किसी भी यात्री को ना हो। प्रवेश मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रवेश, यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में कल सुबह 8 बजे का इंतजार हम सभी को है। क्या तैयारियां, किस तरीके से आखिरी रूप तैयारियों को दिया जा रहा है? जी तरन्नुम, आपको बता दें कि लगभग 6 महीने के बाद जो है बाबा के दरबार खुलने जा रहे हैं और लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि वहाँ पर लगभग जो मंदिर के लोग हैं, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष जो वहाँ पे हैं, वो लगभग 51 कुंटल फूलों से जो है मंदिर को सजा रहे हैं, बाबा का दरबार सज रहा है। और आपको बता दें कि बाबा के दरबार का जो वहाँ पे माना जाता है, मैं भी वहाँ पे लगभग 2 बार गया हूँ, तो तरन्नुम वहाँ की जो स्थिति होती है, जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं,
काफी जो स्थिति है वो बेहद आपत्तिजनक हो जाती है। उसके कारण वो ये होता है कि लगभग 18 से 20 किलोमीटर जब पैदल चलना पड़ता है और उसके बाद कहीं बीच में एक तरफ नीचे ऊपर मतलब चढ़ाई इस तरीके से है वहाँ की कि ऐसा माना जाता है कि जब लोग जाते हैं तो काफी बेहद स्थिति हो जाती है। और वहाँ पे सबसे बड़ी बात ये भी देखी जाती है कि जब लोग नीचे से जाते हैं तो जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी कम हो जाता है। इसीलिए बड़े बुजुर्गों के लिए वहाँ पे कैंप भी लगाए गए हैं। नीचे से रास्ते में कई जगह पे कैंप लगाए गए हैं जहाँ पे लगातार लोगों की चेकअप भी होता है जाने के लिए। तो लगातार अभी देखा जा रहा है कि श्रद्धालु जो है आमजन है वो भी निकल पड़े हैं बाबा के दरबार की। और कल की बात की जाए तो कल दरबार खुलने वाले हैं और बीते दिन कल में लगभग बाबा के दरबार से पहले सोनप्रयाग से पहले वहां पे 10 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ था। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि भारी मात्रा में लोग पहुंचने के लिए अग्रसर है। कल देखना होगा कि कितने लाखों की तादाद में लोग वहां पर पहुंचे रहेंगे जब धाम के कपाट खुलेंगे। और सुबह 8 बजे का टाइम है वो जो कल सुबह कपाट खुलेंगे। तो देखेंगे कल किस प्रकार से लोग वहां पर कितने लाखों की तादाद में वहां पर पहुंचे होंगे। प्रवेश ये भी जानकारी दीजिएगा क्योंकि इस बार जो है रिकॉर्ड तोड़ रजिस्ट्रेशन भी हुआ है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। क्या किसी तरह की कोई दिक्कत ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में या फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में श्रद्धालुओं को करना पड़ रहा है? जी तरन्नुम, किसी प्रकार की कोई दिक्कत सामने नहीं आ रही है। जो अपने फोन के माध्यम से कर रहे हैं, जो तो भीड़ लाइनों में नहीं लगना है, उन लोगों को काफी आसानी से देखा जा रहा है कि फोन से रजिस्ट्रेशन हो जा रहा है। और लगभग जो है बात की जाए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लगभग 6 लाख से अधिक जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुके हैं। और बीते 5 दिनों की अगर सिर्फ केदारनाथ धाम की बात की जाए तो लगभग हरिद्वार ऋषिकुल सिर्फ केंद्र की पंजीकरण केंद्र की वहां पे 2,500 से 3,000 लगभग सिर्फ केदारनाथ धाम के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन वाले लोग हैं वो सिर्फ आधार कार्ड लेकर के आ सकते हैं। पंजीकरण केंद्र पर आधार कार्ड और फिंगरप्रिंट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और ऑनलाइन की बात की जाए तो आधार कार्ड को अपलोड करके सिंपल बहुत आसान तरीके से ये हो जा रहा है पंजीकरण। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। प्रवेश ये भी जानकारी दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर हेल्थ सेक्टर में भी खास तौर पर इंतजाम किया गया है, किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी मुश्किल ना हो। क्या रूट डाइवर्जन को लेकर भी कोई विशेष गाइडलाइन जारी की गई है? जी अभी इस प्रकार का कोई रूट डाइवर्जन चालू नहीं है। लगातार जिस तरीके से यात्री जब बढ़ते जाएंगे प्रदेश में, लगातार ये भी देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से रजिस्ट्रेशन हो रहा है, बीते वर्ष की बात की जाए तो लगभग 50 लाख लोग एक साल में आए थे। और अभी की बात की जाए तो अभी रजिस्ट्रेशन शुरू होना हुआ है। बाबा के धाम के कपाट खुले भी नहीं है। बद्रीनाथ के कपाट 23 तारीख को खुलने हैं। तो अभी जिस तरीके से ये देखा जाता है कि लगातार बीते 5 से 7 दिनों के अंदर अंदर 20 लाख से जो अधिक है वो पंजीकरण हो गए हैं। तो ये देखना होगा कि इस बार बिल्कुल बिल्कुल प्रवेश, और ऐसे में खास तौर पर इंतजाम किया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। बने रहिएगा, आऊंगी मैं आपके पास। इसी बीच एक बड़ी खबर, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद अब 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। कपाट खुलने से पहले बाबा केदार की पंचमुखी डोली यहाँ पर उखी मठ से फाटा होते हुए गौरीकुंड पहुंच गई है। गौरीकुंड के गौरी मई मंदिर में बाबा केदार का विश्राम है। बताते चले कि पंचमुखी चल डोली आज गौरीकुंड से केदारनाथ धाम पहुंचेगी। परंपराओं के अनुसार कपाट खुलने से पहले सभी धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होंगे। वही मंदिर परिसर को भव्य और दिव्य रूप देने की तैयारी अंतिम चरण पर है। तो कल सुबह 8 बजे श्रद्धालुओं के लिए केदारनाथ धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं। देश विदेश से आए श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो तमाम तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। और दूसरी तरफ जो है कल का इंतजार सभी को है कि खास तौर पर जब यहाँ पर कपाट खुलेंगे तो क्या इंतजाम और किस तरीके से सजाया गया होगा, इस पर फिलहाल सभी की नजरें बनी हुई हैं और प्रशासन की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अप्रैल में हुई ताज़ा बर्फबारी के कारण केदारनाथ मंदिर परिसर और उसके आसपास का इलाका बर्फ की सफ़ेद चादर से ढका हुआ है और ट्रैकिंग मार्ग पर छोटी लिंचौली और बड़ी लिंचौली के पास ग्लेशियर नीचे आ गए हैं और गौरीकुंड से लिंचौली की तरफ बढ़ते हुए तीर्थ यात्री इन ग्लेशियरों के बीच से होकर गुजरने वाले रास्तों से गुजर रहे हैं, जिससे उनकी यात्रा में रोमांच का भी अनुभव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा देव दर्शन से बाबा केदारनाथ धाम का दृश्य इस मौसम में अत्यंत दिव्य और मनमोहक है, जो सभी विजिटर्स को एक गहन आध्यात्मिक और अनुभव प्रदान करेगा। बता दें कि बाबा केदारनाथ के कपाट कल खुलेंगे श्रद्धालुओं के लिए और ऐसे में उससे पहले जो है अब हर एक इंतजाम को पुख्ता किया जा रहा है और अब तैयारियों को आखिरी रूप भी प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है। चारधाम यात्रा को देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा, यहाँ पर स्वच्छता और सुविधा को प्राथमिकता देते हुए एक
अभिनव पहल के अंतर्गत यात्रा सुरक्षा किट का वितरण किया गया है और ये किट उन सभी वाहनों को दी जा रही है जो ग्रीन कार्ड बनवाकर चारधाम यात्रा के लिए जा रहे हैं। इस यात्रा सुरक्षा किट में कूड़ा निस्तारण के लिए गार्बेज बैग, आपात स्थिति के लिए वॉमिटिंग बैग, महिला यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष फीमेल यूरिन बैग भी हैं। मास्क और सैनिटाइजर भी शामिल है इसमें। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यात्रा के दौरान यात्रियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और अधिक सुरक्षित, स्वच्छ और आरामदायक अनुभव प्रदान करना है। ये अभिनव पहल उत्तराखंड परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने की प्रेरणा से शुरू की गई है और इसका एग्जीक्यूशन नोडल परिवहन चारधाम यात्रा संदीप सैनी के निर्देशन में किया जा रहा है। चारधाम यात्रा के लिए बनाए गए हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान स्थित पंजीकरण केंद्र का सुरक्षा व्यवस्थाओं की पोल उस समय खुल गई जब भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बावजूद एक जेब कतरे ने बुजुर्ग महिला यात्री का मोबाइल चोरी कर लिया। घटना के बाद न केवल यात्रियों में असुरक्षा की भावना बढ़ी है बल्कि मौके पर तैनात पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार बुजुर्ग महिला यात्री अपने परिजनों के साथ चारधाम यात्रा के पंजीकरण के लिए ऋषिकुल मैदान पहुंची और अन्य यात्रियों के साथ लाइन में खड़ी थी। तभी एक अज्ञात युवक भीड़ का फायदा उठाते हुए उनके पास आया और मौका पाकर उनका मोबाइल फोन चोरी कर फरार हो गया। महिला को घटना की जानकारी उस समय हुई जब पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने के बाद वो अपने वाहन में बैठी। मोबाइल गायब मिलने पर उन्होंने तुरंत पंजीकरण केंद्र पर मौजूद पुलिसकर्मियों को इसकी सूचना दी। खबर हरिद्वार से है। हरिद्वार में एचआरडीए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। राजा गार्डन रोड क्षेत्र में एक्शन देखा गया है। अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चला। 8 से 10 बीघा भूमि को कब्जा मुक्त करवाया गया है। तो हरिद्वार में अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ हरिद्वार रोड की विकास प्राधिकरण ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जहाँ राजा गार्डन रोड तालाब के पास जमालपुर क्षेत्र में लगभग 8 से 10 बीघा भूमि पर बिना अनुमति के की जा रही अवैध प्लॉटिंग को प्राधिकरण की तरफ से जेसीबी की मदद से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। प्राधिकरण की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र में विकसित किए जा रहे प्लॉटों और निर्माण कार्यों को हटाया गया है। स्पष्ट संदेश दिया गया है कि नियमों की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मौके पर मौजूद निर्माणकर्ता को बड़ी चेतावनी भी दी गई है। अधिकारियों ने निर्देश दिया है कि भविष्य में बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न किया जाए। एचआरडीए सचिव मनीष कुमार सिंह ने बताया कि शहर में अवैध निर्माण और प्लॉटिंग के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि शहरी विकास को नियम अनुसार और व्यवस्थित बनाया जा सके। सहयोगी प्रवेश मेरे साथ लगातार बने हुए। प्रवेश, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है, ताजा अपडेट दीजिएगा। जी तरन्नुम, जिस तरीके से लगातार देखा जाता है कि एचआरडी विभाग की ओर से लगातार शहर से लेकर ग्रामीण तक जो कार्रवाई देखने को मिलती है, तो बीते दिन इसी प्रकार से हरिद्वार के कनकल स्थित राजा गार्डन क्षेत्र में 8 से 10 बीघे की जो भूमि थी वहां पे अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। सचिन सैनी वहां के जो निवास करता है उनके द्वारा ये प्लॉटिंग की जा रही थी। तो लगातार जिस तरीके से शिकायत मिलने के बाद जो एचआरडी के प्रशासन है उन्होंने लगातार कार्रवाई भी की। मनीष कुमार जो वहाँ के सचिव उन्होंने ये भी बात साफ तौर से कही है कि किसी भी प्रकार का शहर में कहें या ग्रामीण क्षेत्र में कहें अवैध कब्जा हो या अवैध प्लॉटिंग हो, किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार का किसी भी प्रकार का अगर बिल्डिंग बनानी हो या प्लॉटिंग करनी हो तो नक्शा पास करवाने के बाद इस तरीके से होगा, जिससे राजस्व को भी फायदा मिलेगा। इस प्रकार से राजस्व की हानि होगी। तो लगातार जो है इस कार्रवाई के बाद से स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना रहा, क्या कोई नाराजगी रही? बिल्कुल, जिस तरीके से ये देखा गया कि स्थानीय लोगों में नाराजगी नहीं बल्कि एक अच्छी पहल माना गया है, क्योंकि जिस तरीके से ये देखा जाता है कि जब अवैध प्लॉटिंग में लोग प्लॉट ले लेते हैं उसके बाद जब एचआरडी की ओर से सील की कार्रवाई देखने को मिलती है तो जो लोग होते हैं, जिन लोगों द्वारा प्लॉट लिया जाता है उन लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उनके द्वारा ये साफ तौर से बताया गया कि जो अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं, अवैध जो माफिया है, इन लोगों के खिलाफ जो प्रशासन ने कार्रवाई की है, इससे हम लोग भी सतर्क हो गए हैं, क्योंकि ये लोग झूठ बोल करके तो कॉलोनी में से प्लॉट बेच देते। तो इसी प्रकार से जो लोगों में काफी अच्छी पहल देखने को मिल रही है। लगातार जिस तरीके से एचआरडी की ओर से कार्रवाई लगातार इस तरीके प्रकार से देखने को मिलती है। जी बिल्कुल प्रवेश, और ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ आगे भी प्रवेश इसी तरीके से कार्रवाई देखी जा सकती है।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से एचआरडीए का साफ तौर से कहना है कि किसी भी प्रकार का शहर में या फिर ग्रामीण क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई भी अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसे जिस प्रकार से सूचना मिलती है, जिस प्रकार से जेई और सुपरवाइजर लोग फील्ड में घूमते रहते हैं, जैसे जैसे सूचना मिलती है वैसे वैसे तुरंत एचआरडीए की ओर से लगातार कार्रवाई देखने को मिलती है और आगे भी इसी प्रकार से लगातार देखने को मिलती है। ठीक प्रवेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और यहाँ पर पूरे इलाके को कब्जा मुक्त करवाया गया है। राजा गार्डन रोड की तस्वीरें हैं जहाँ भारी तादाद में पुलिस फोर्स भी मौजूद रहे किसी भी स्थिति को यहाँ पर निरंतर में करने के लिए, और इस बीच जो है जेसीबी की मदद से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। चंपावत में दिशा बैठक का आयोजन किया गया है जिसमें केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा भी शामिल हुए और बैठक की शुरुआत करते हुए जिला अधिकारी मनीष कुमार ने अध्यक्ष का स्वागत करते हुए जनपद पर संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का प्रस्तुतिकरण किया। तो वहीं मंत्री अजय टम्टा ने केंद्र यहाँ पर घोषित योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को गुणवत्ता, पारदर्शिता और पंचुअलिटी पर खास फोकस करने के सख्त निर्देश दिए और पेयजल योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी खंड विकास अधिकारियों को अपने अपने इलाके में पेयजल योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण और हर घर तक जल पहुँच रहा है या नहीं उसको सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जल स्रोतों के संरक्षण के लिए सारा योजना के अंतर्गत प्रस्ताव तैयार करने के भी निर्देश हैं। बैठक में जनप्रतिनिधियों की तरफ से अपने अपने इलाकों की समस्याएं भी रखी गई जिन पर मंत्री की तरफ से संबंधित अधिकारियों को तुरंत प्रभावी समाधान के निर्देश दिए गए। काम हो रहा है, अधिकारी थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है, उनको मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग रहती है और आज इसमें हमने चाहे वो पीएमजीएसवाई के मैटर हैं, जल जीवन मिशन के हैं, विद्युत के हैं, विकसित भारत जी राम जी के हैं, तो ये सारे मैटर्स को लेकर वाइब्रेंट विलेज को लेकर के बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं। आपदा प्रबंधन को लेकर बड़ी पहल हिमाचल प्रदेश से होगा करार। आपको बता दें कि तकनीकी और अनुभव करेंगे दोनों साझा। जल्द दोनों राज्यों के बीच एमओयू को साइन किया जाएगा। तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ने प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए यहाँ पर हाथ मिला लिया है, जहाँ समान भौगोलिक परिस्थितियों वाले ये दोनों यहाँ पर पर्वतीय राज्य अब आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अपने अनुभव और नवाचारों और कार्य प्रणालियों को साझा करेंगे। इस सहयोग को औपचारिक रूप देने के लिए जल्द ही दोनों राज्यों के बीच एक समझौता ज्ञापन होगा, उस पर हस्ताक्षर जल्द किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत ने देहरादून में उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सचिव विनोद कुमार सुमन के साथ आपदा न्यूनीकरण, त्वरित प्रतिक्रिया और जोखिम आकलन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की है। बैठक में उत्तराखंड के अपर सचिव महावीर सिंह चौहान और एसीईओ डीआईजी राजकुमार नेगी और हिमाचल के अपर सचिव राजस्व निशान ठाकुर सहित दोनों राज्यों के कई वरिष्ठ अधिकारी इस दरमियान मौजूद रहे। अधिकारियों ने इस साझा पहल को भूस्खलन, बादल फटने और भूकंप जैसे प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में एक मील का पत्थर बताया। देहरादून के हाथी बड़कला क्षेत्र में सैकड़ों महिलाओं ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विरोध को लेकर कांग्रेस और सहयोगी दलों के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली। इस दौरान महिलाओं ने पदयात्रा करते हुए जोरदार नारेबाजी की और विरोध स्वरूप पुतला दहन कर अपना गुस्सा जाहिर किया। कार्यक्रम में मौजूद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार लगातार काम कर रही है, जबकि विपक्ष इस पूरे मुद्दे पर राजनीति कर रहा। उन्होंने कहा कि देश की मातृशक्ति अब जागरूक है और अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतरकर जवाब दे रही है। कांग्रेस का इतिहास है कि दोहरा चरित्र से जीती है, कहती कुछ है करती कुछ है, और कल कार से बिल का विरोध इस कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने किया। ये 71 जो हमारे अभी
71 करोड़ की जनसंख्या जो आबादी का आधा है, सीधा सीधा उसके साथ ये अन्याय है और आने वाले समय में मातृशक्ति इसका जवाब देगी। हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की पहल के तहत ग्राम पंचायतों में बनाए गए मिनी सचिवालयों से अब ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान उनके गांव में ही होगा। मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्रा ने वर्चुअली माध्यम से इस जन सुनवाई कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसमें जिला स्तरीय जन सुनवाई से भी इन सचिवालयों को जोड़ा गया। इस पहल के तहत 25 मिनी सचिवालय तैयार किए गए हैं, जहां ग्राम प्रधान जनता की समस्याएं सुनेंगे और कई मामलों का मौके पर ही समाधान होगा। कार्यक्रम में कुल 42 शिकायतें दर्ज हुई है, जिनमें से 21 का समाधान किया गया, जबकि बाकी शिकायतों को संबंधित विभागों को भेज दिया गया। प्रशासन का उद्देश्य है कि आम जनता को अब अपनी समस्याओं के लिए जिला मुख्यालय के चक्कर ना काटना पड़े और त्वरित समाधान सुनिश्चित हो सके। तो ऐसे में यहाँ पर बकायदा 42 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिसमें से 21 का समाधान हुआ है। मिनी सचिवालय की ये बड़ी पहल है। कोशिश यही है कि जिन भी लोगों की समस्याएं या शिकायतें आ रही हैं, उनको दूर दराज ना भटकना पड़े, दफ्तर के चक्कर ना काटने पड़े। इसीलिए इस मिनी सचिवालय को यहाँ पर बनाया गया है, ताकि अपने गांव की समस्या जो है लोग पहुँचा सके और तुरंत ही उसका मौके पर निस्तारण हो सके। आपको बताते चले कि इस बीच अधिकारी भी मौके पर तैनात रहे। ये हमारे रजत जयंती वर्ष राज्य स्थापना में ये हम लोगों ने एक नई पहल की है। इसमें आज मिनी सचिवालय जो हमारे पंचायत स्तर पे हैं, उनको जो जनपद की जन सुनवाई कार्यक्रम में इसमें सीधे जोड़ा गया है। इसमें वहाँ पर प्रधान जी भी उपस्थित हैं, फरियादी भी उपस्थित हैं और पंचायत स्तर के अधिकारी भी उपस्थित हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि एक तरह से ये ई चौपाल के माध्यम से जो ग्राम स्तर से फरियादी जो यहाँ पर नहीं आ पाते हैं, उनको जोड़ने का प्रयास किया गया है। नैनीताल वन विभाग में मानव वन जीव संरक्षण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब विभाग की रोकथाम को अत्याधुनिक तौर तरीके अपना रहा है। संघर्ष की रोकथाम के लिए आबादी क्षेत्र के पास एनाइटर एनिमल और साथ ही एंटूजन डिडक्शन एंड रेपिलिमेंट सिस्टम लगाया जा रहा है। बता दें कि जागरूकता अभियान चलाने के साथ ही 150 सोलर लाइटों का वितरण भी ग्रामीणों को किया गया। नैनीताल के डीएफओ आकाश गंगवार ने बताया है कि विभाग की तरफ से एनाइडर और स्मार्ट ट्रैप कैमरे खरीदे जा रहे हैं, जिनको संघर्ष संभावित क्षेत्रों में स्थापित किया जाएगा और कई जगह इसे लगा भी दिया गया है, जिससे कि क्षेत्र के लोगों को काफी सहायता मिलेगी। मानव वन जीव संघर्ष के लिए हमारा जो अप्रोच है, सबसे इम्पोर्टेंट तो है जन जागरूकता फैलाना। जो ज़्यादातर घटनाएं होती हैं वो या तो महिलाएं जंगल में जाती हैं, वहाँ पर एक एनकाउंटर हो जाता है वाइल्ड लाइफ के द्वारा, जिसमें ज़्यादातर ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। तो हम लगातार गोष्ठियों के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से सबको जागरूक कर रहे हैं कि आप अगर जंगल जाते हैं तो आप ग्रुप में जाएं और दिन में ही जाएं, अंधेरे के बाद ना जाएं। हरिद्वार के कोतवाली क्षेत्र में भुप्तवाला स्थित एक आश्रम की संपत्ति पर टूरिस्टों की तरफ से कब्जा जमाने का यहाँ पर मामला जो है वो सामने आया है और आरोप है कि आश्रम के महंत को झांसे में लेकर उनसे लाखों रुपए भी ठगे गए हैं। इतना ही नहीं, आरोपियों ने महंत को सीबीआई के फर्जी नोटिस दिखाए और सीबीआई जांच का डर भी दिखाकर वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। वही पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। महंत का आरोप है कि अप्रैल 2025 में आरोपियों ने अंग्रेजी में लिखा हुआ एक पत्र उनके पास लेकर आए और बताया कि ये सीबीआई का नोटिस है। सीबीआई का नोटिस दिखाकर जांच और डर भी बनाया गया उनके मन में और कहा गया कि सीबीआई उनके खिलाफ जल्द कार्रवाई करेगी। महंत ने आरोप लगाया है कि तीनों आरोपी एक व्यक्ति को आश्रम की संपत्ति दिखाने के लिए आए और 70 लाख रुपए में आश्रम का सौदा करने की बात कही। आरोपियों ने रजिस्ट्री तय करने का दबाव बनाया। इसके बाद सीबीआई जांच खर्च के नाम पर करीब 20 लाख रुपए की मांग की। सच्चाई का पता चलने के बाद उन्होंने रकम वापस मांगी तो आरोपियों ने इनकार कर दिया। साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी है और व्हाट्सएप के जरिए ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पीड़ित ने पुलिस से मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की।
विकासनगर क्षेत्र में जनहित के विकास कार्यों को गति देते हुए विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने एक ही दिन में 3 अलग अलग स्थानों पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया और भूमि पूजन भी किया। इन कार्यों के जरिए क्षेत्र को करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात मिली और मुहावला मेहरा बस्ती में लाखों रुपए की लागत से सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। तो वही राजकीय यहाँ पर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पश्चिम वाले में एक कक्ष और बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य शुरू हुआ। इसके अलावा आसाराम वैदिक इंटर कॉलेज और विकास नगर में खेल मैदान और दीवार निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र की शुरुआत को ध्यान में रखते हुए और विद्यालयों के विकास कार्यों की विशेष योजना बनाई गई है। चूंकि ये शिक्षा सत्र का प्रारंभ है तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जिन कामों को मुझे कराना है उसको मैंने शिक्षा सत्र के दृष्टि से उसको प्लानिंग कर ली गई है, उसकी मैपिंग कर दी गई है प्रॉपर्ली, उसके लिए टाइमलाइन निर्धारित कर दी गई है, उसके माइलस्टोन तय कर दिया गया है कि किस समय तक हमें कौन कौन सी चीजें अचीव करनी है। उनकी धारणा है कि विद्यालयों का कम से कम उसमें जो इंफ्रा है, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा तैयार होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो विद्यालय है ना इनमें गरीब छात्रों के मतलब गरीब वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। तो फिलहाल जो आप हमारे विद्यालय में एक तो यहाँ पर जो स्टेडियम बनना है और स्टेडियम बनने के साथ साथ माननीय विधायक जी ने हमें ये कहा है कि ये जो बिल्डिंग है हमारी, क्योंकि ये बिल्डिंग हमारी लगभग 60 साल पुरानी है और इसमें बहुत कुछ करने को शेष है। फिलहाल देवभूमि में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।